पेशे खिदमत है कहानी शहजादी महरुख। किसी जमाने का जिक्र है। एक बादशाह था। उसकी एक ही लड़की थी, बहुत ही हसीन और जमील। हर फन में ताक। शाह सवारी में शोहराए आफाक बादशाह को और शहजादी को घोड़ों का बहुत शौक था। जो घोड़ा अच्छी नस्ल का सौदागर लाते थे, बादशाह मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेते थे। एक दिन एक सौदागर एक सफेद घोड़ा लेकर आया। बादशाह ने बुलाकर देख तो वो इस कदर खूबसूरत था कि वो हैरान रह गए। उन्होंने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा प्यार जानवर आज तक नजर से नहीं गुजरा था। उन्होंने सौदागर से कहा, इसकी जो कीमत तुम मांगोगे हम देंगे। सौदागर ने हाथ बांधकर अर्ज किया, हुजूर मालिक व मुख्तार हैं, जो मर्जी आए मरहमत फरमाए, लेकिन ये घोड़ा अजीब व गरीब है। न आम घोड़े की तरह घास खाता है, न दाना खाता है, न पानी पीता है। इस वजह से कोई इसे नहीं खरीदता, क्योंकि हुजूर को घोड़े का बहुत शौक है। इस वजह से इसे यहाँ लेकर आया हूँ। बादशाह और वजीरों ने हैरान होकर कहा, फिर क्या खाता है? सौदागर ने कहा, हुजूर दाने की जगह तो तये बादाम अखरोट किशमिश खाता है और घास की जगह जाफरान खाता है, पानी के बदले दूध पीता है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, खैर कोई बात नहीं, हम यही चीज इसको खिलाएंगे। सौदागर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूरे वाला को मैं धोखा नहीं देना चाहता, जिसमें एक ऐब भी है। बादशाह ने पूछा, ऐब किया है? वो भी बता दो। सौदागर ने कहा, हुजूर ये अपनी पीठ पर किसी को सवार नहीं होने देता, इसी वजह से किसी ने आज तक इतनी हसीन चीज को नहीं खरीदा। बादशाह ने कहा, कोई हर्ज नहीं है, हमारी सवारी के लिए और सैकड़ों घोड़े मौजूद हैं। सौदागर खामोश हो गया। बादशाह सलामत ने वजीर से कहा, खजांची से कहकर इस सौदागर को RS लाख दिलवा दो और मोमारो को हुक्म दो कि हमारे महल के करीब एक साफ और अस्तबल शाम तक तैयार हो जाए और सोने चांदी की बाल्टियां बनवाओ। गर्ज हुक्म की देर थी। मनो मेवा और शेरों जाफरान आ गई। गवालों को हुक्म मिल गया कि वो दोनों वक्त ताज़ा दूध पहुंचाया करें। 2 साइज खूबसूरत कीमती लिबास वाले घोड़े की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए। शाम को खुद बादशाह सलामत ने सोने के कुटे में रेशम की डोरी से घोड़े को बंधवाया और उसकी पीठ ठोक कर महल में वापस आए। दूसरे दिन शहर में मशहूर हो गया कि बादशाह सलामत ने एक ऐसा घोड़ा खरीदा है जो दाने के बदले मेवा खाता है और घास की जगह जाफरान चरता है। उस अजीब गरीब घोड़े को देखते लोग झोंक दर झोंक आने लगे। अस्तबल के करीब एक मजमा लग गया, मगर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर ही से देखकर चले जाते थे। कई दिन लोगों का हजूम रहा। घोड़े की खबर महल में भी पहुंची। शहजादी पहले ही घोड़े की शौकीन थी। उसकी तारीफें सुनकर उसे देखने का शौक पैदा हुआ। उसने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैंने सुना है कि आपने कोई घोड़ा खरीदा है जो मेवा खाता है और दूध पीता है। मुझे उसको देखने का शौक हो गया है। किसी दिन मौका दीजिए, मैं भी जाकर देखूं। बादशाह ने कहा, बेटी हम खुद तुम्हें दिखाना चाहते थे, मगर रियाया को उसको देखने का बहुत शौक था। हमने सोचा पहले ये लोग देख लें। तुम इत्मीनान से देखना, अब कल पर्दे का इंतजाम हो जाएगा, तुम जाकर देख लेना। लेकिन खबरदार सवारी की कोशिश नहीं करना, वो बहुत ही शलील जानवर है, किसी को अपने करीब आने नहीं देता। गर्ज दूसरे दिन महल से लेकर अस्तबल तक तैनात लगवा दी गई। शहजादी माँ और अपनी कनीजों और सहेलियों के घोड़े को देखने आई। हकीकत में जैसा सुना था वैसा ही पाया। शहजादी ने उसके करीब जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और खुद उसको मेवा खिलाया। घोड़े की सवारी की वो बहुत शौकीन थी। ऐसा खूबसूरत जानवर देखकर उसका दिल नहीं माना। उसने सोचा, देखने में तो बड़ा सीधा मालूम होता है, मैं कोशिश तो करूं, ज्यादा से ज्यादा गिरा देगा। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, खबरदार अब्बा, हुजूर से नहीं कहना, मैं जरा इसकी सवारी लेना चाहती हूं। सबने बहुत मना किया, लेकिन वो बगैर काठी बगैर जीन के कूद कर नंगगी पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा गर्दन झुकाए खड़ा रहा है।
शहजादी ने अपनी साथ वालियों से कहाँ देखा, तुम्हें खामखा लोगों ने बदनाम कर रखा था। देखो ये तो कुछ भी नहीं बोला। वो घोड़े पर से उतर आई और प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरने लगी। लौंडियों को ताकीद कर दी कि अम्मा जान के आगे भी जिक्र नहीं करना। वो नाराज होंगी। थोड़ी देर ठहर कर शहजादी अपने महल में वापस आ गई। शाम को घोड़े को मेवा दिया जाता था। आज उसने मुंह नहीं लगाया। दूध की बाल्टी सामने रखी गई, उसने मुंह फेर लिया। जाफरान दिखाई, उस पर भी मुंह नहीं मारा। शाइस्तों ने ख्याल किया शहजादी साहिबा आई थी, वो उसे ज्यादा मेवा खिला गई होगी, इस वक्त ख्वाहिश नहीं है। दूसरे दिन सुबह भी घोड़े ने ना कुछ खाया ना पिया, गर्दन झुकाए खड़ा रहा। साइसों ने दरोगा अस्तबल को खबर की। वो घबराया हुआ आया, घोड़े की पीठ थपथपाई, प्यार किया, अपने हाथ से खिलाने पिलाने की कोशिश की, मगर उसने किसी चीज को मुंह नहीं लगाया। खामोश खड़ा रहा। बादशाह के पसंदीदा और कीमती चीज थी। उसने परेशान होकर वजीर से सारा माजरा बयान किया। वजीर भी घबराया, जानवरों के डॉक्टर को लेकर आया। सबने अच्छी तरह देखा, वज़ाहिर कोई बीमारी मालूम नहीं हुई। एहतियातन पेट के सफाई के लिए दवाई लिख दी। उसी वक्त आदमी दौड़े गए। डॉक्टरों ने अपने हाथ से दवा पिलाने की कोशिश की, मगर घोड़े ने दो तलतियां मारनी शुरू कर दी। किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वजीर ने जाकर बादशाह सलामत से तमाम कैफियत बयान की। वो खुद शरीफ लाए, अपने हाथ से दूध की बाल्टी भराई। उसने मुंह फेर लिया। मेवा दिया, वो भी नहीं खाया। बादशाह ने साइसों को बुलाने का हुक्म दिया। सब हाथ बांधे हाजिर हुए। बादशाह ने एक एक से सवाल किया, डराया धमकाया। अगर किसी ने कोई बदतमीजी या लापरवाही घोड़े के साथ की होगी तो उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। सबने हाथ बांधकर अर्ज किया, हुजूर, हम तो बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। दोनों वक्त बाल्टी में साफ करते हैं, दिन में कई कई मर्तबा थान की सफाई करते हैं। एक बूढ़े साइस ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हारी जान तुमको बख्शी, कहो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, हुजूर, तखलिये में अर्ज करूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया, सब लोग बाहर चले जाएं। साइस में कहा, हुजूर, आज तीसरा दिन है। शहजादी साहिबा घोड़े को देखने तशरीफ लाई थी। इत्तेफाक से मैं मेवे की बोरी लेकर आ रहा था। यहाँ पर्दा हो गया, मैं जल्दी में बाहर नहीं जा सका। बोरी के पीछे छुपकर बैठ गया। शहजादी साहिबा घोड़े को देखकर बहुत खुश हुई। अपने हाथ से मेवा खिलाया। बड़ी देर तक उसकी पीठ थपकती रही। घोड़ा खामोश गर्दन झुकाए खड़ा रहा। उन्होंने अपनी सहेलियों और कनीजों से कहा, ये तो बड़ा सीधा और नेक जानवर मालूम होता है। मेरा दिल चाहता है इस पर सवारी करूं। सबने बहुत मना किया, मगर शहजादी साहिबा घोड़े की सवारी की बहुत शौकीन है। झट उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गई। वो खामोश खड़ा रहा। शहजादी साहिबा बहुत खुश हुई और उसकी पीठ ठोंक कर चली गई। बस हुजूर, उस वक्त से इसने खाना पीना छोड़ दिया और हर वक्त आंखों से पानी बहता रहता है। मालूम होता है रो रहा है। बादशाह ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, अच्छा तुम जाओ, मगर खबरदार किसी के आगे जिक्र नहीं करना, वरना तुम्हारा जन बच्चा कुल्लू में पिलवा दिया जाएगा। साइस ने कदमों में गिरकर कहा, हुजूर, कभी मुंह से भाप नहीं निकालूंगा। बादशाह सलामत उसी वक्त महल में आए और शहजादे को बुलाकर कहा, बेटी, वो घोड़ा जो हमने अपनी पसंद का लिया था 3 दिन से बीमार है, ना खाता है ना पीता है, गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। शहजादी ने अफसोस के लहजे में कहा, अब्बा जान, ये तो बहुत बुरा हुआ, उसका इलाज होना चाहिए, बहुत नायाब चीज है। बादशाह ने कहा, हाँ बेटी, मुझे भी बहुत परेशानी है। इलाज कैसे हो? वो किसी को अपने करीब नहीं आने देता, दौलतियां चलाता है। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं भी जाकर देखूं, मुझे तो वो बहुत पसंद आया है। बादशाह खुद यही चाहते थे कि देखें साइस की बात कहाँ तक सही है। उसी वक्त पर्दे का इंतजाम हो गया। बादशाह सलामत खुद लड़की को लेकर अस्तबल में आए,
जैसे ही शहजादी पहुंची, घोड़े ने मुंह उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और मेवा जो बाल्टी में रखा था वो अपने हाथ से खिलाने लगी। वो खुशी खुशी खाने लगा। शहजादी ने दूध की बाल्टी उसके आगे रखी। वो सारा दूध पी गया। जाफरान आगे बढ़ाई, वो भी उसने खा ली। बादशाह खामोश खड़ा देखता रहा था। साइस के कहने की तस्दीक हो गई। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, ये तो अच्छा खासा है, आप खाली परेशान हो गए। बादशाह ने कहा, हाँ बेटा, साइस की गफलत मालूम होती है। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह शहजादी को साथ लेकर चले गए। दूसरे दिन फिर साइसों ने वही शिकायत की। बादशाह सलामत को इत्तला पहुंची। उन्होंने बड़े वजीर को बुलाकर तमाम वाकया सुनाया और पूछा, बताओ अब क्या करना चाहिए। वजीर ने कहा, हुजूर, ये तो नामुमकिन है कि शहजादी साहिब रोज अस्तबल जाकर घोड़े को अपने हाथ से खिलाया पिलाया करें। बादशाह ने कहा, यह भी दिल नहीं चाहता कि ऐसी कीमती और नायाब चीज को भूखा मार दिया जाए। वजीर ने कहा, इसकी आसान तरकीब यह है, कल दरबार में मुझे हुक्म दें कि शहजादी साहिबा को घोड़ा बहुत पसंद आ गया है, उन्हें यह तोहफा दिया जाता है और शहजादी के महल में अस्तबल बनवा दिया जाए, वहां उसको पहुंचा दिया जाएगा। साइसों का काम लौंडिया बंधिया करेंगी। बादशाह को यह मशवरा पसंद आया। दूसरे दिन शहजादी के महल के सहन में अस्तबल बनकर तैयार हो गया और घोड़े को वहां पहुंचा दिया गया। शहजादी की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि लाखों रुपए की चीज बाबा जान ने मुझे इनायत कर दी। वो रोजाना अपने हाथ से उसे मेवा खिलाती, दूध की बाल्टी खुद उसके आगे करती। एक लड़की जो सबसे कम दर्जा की और बदशक्ल थी, वो अस्तबल की सफाई के लिए तैनात की गई। शहजादी को भी घोड़े से बहुत मोहब्बत हो गई थी। उसने अस्तबल में अपने बैठने के लिए एक तख्त बिछवा लिया था और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ वहां बैठकर शतरंज खेला करती थी। कई महीने इसी तरह गुजर गए। इस अरसे में कई शहजादों के पैगाम आए, मगर शहजादी ने इनकार कर दिया। वो सोचती थी कि अगर मेरी शादी हो गई तो घोड़े का क्या हश्र होगा, मैं उसकी देखभाल किस तरह कर सकूंगी। ये तो मेरे ही हाथ से खाता पीता है, जिससे शादी होगी वो यह गवारा नहीं करेगा। मेरे जाने के बाद ये सुख सुख कर मर जाएगा। वो अपनी सहेलियों से मजाक में कहा करती थी, मेरी शादी तो घोड़े से हो गई है। एक दफा रात को इत्तेफाक से शहजादी की आंख खुल गई। बड़ी देर तक वो करवतें बदलती रही, आंखें उठकर बाहर टहलने लगी और चलते चलते अस्तबल की तरफ निकल गई। वहां क्या देखती है कि उसके तख्त पर चंपा लौंडी, जो अस्तबल साफ करती थी, बाल खोले बैठी है और एक निहायत हसीन जमील नौजवान उसके पास बैठा है। शहजादी को अपनी आंखों पर धोखा हुआ। वो बड़ी देर तक खड़ी खामोश देखती रही। घोड़ा अस्तबल में मौजूद नहीं था। उसे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या किस्सा है। शहजादी निहायत अक्लमंद और होशियार थी। खामोशी से जाकर अपने पलंग पर लेट गई, मगर गुस्से की वजह से उसे नींद नहीं आई। इसी हाल में सुबह हो गई। आज शहजादी बहुत उदास और खामोश थी। उसने किसी से जिक्र नहीं किया और सर का बहाना करके लेटी रही। घोड़े को भी कुछ नहीं खिलाया पिलाया। शाम को चंपा को बुलाकर उसने रात वाले वाकये के मुतालिक पूछा। वो सहम गई और कहा, हुजूर ने देख लिया है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। घोड़ा असल में कहीं का शहजादा है। उसको मेरे बाल बहुत पसंद आ गए हैं। आधी रात को आदमी बनकर बैठता है और मेरे बाल खुलवा कर देखता है, उसके बाद घोड़ा बन जाता है। शहजादी ने अपना गुस्सा झपट करके कहा, अगर आज तू अपने बाल खोलकर उसके सामने बैठी तो मैं तेरे बाल काट दूंगी और बादशाह सलामत से कहकर तुझे तीरों से उड़वा दूंगी। खैर, उस दिन तो खुद शहजादी अस्तबल में गई, न चंपा को जाने दिया। रात को उसको एक कोठरी में बंद करवाकर ताला डलवा दिया और इत्मीनान से सो गई। दूसरे दिन सुबह लड़की ने आकर इत्तला दी, घोड़ा गायब है। शहजादी ने कहा, जाओ चंपा को बुलाकर लाओ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आकर जवाब दिया, हुजूर, चंपा अपनी कोठरी में नहीं है।
शहजादी खुद उठकर पहले अस्तबल में गई। वहां उसको एक कागज मिला। वो उठाकर पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, कौन आएगा? कंगन के देश कौन काटेगा? चंपा के केस, मैं कंगन देश का शहजादा हूं। मुझे एक ऐसा मंत्र आता है जिसके अमल से अपना रूप बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे मुल्क में घोड़े का भेष बदलकर सैर करने आया था। यहां पकड़ा गया सौदागर ने तुम्हारे वालिद के हाथ बेंच दिया। तुम मुझे देखने आई। मैं पहली नजर में तुम्हारा गर्विदा हो गया। तुमने मुझे बहुत आराम और मोहब्बत से रखा, मगर तुम्हारी लड़की चंपा के बाल बहुत पसंद आए। कई दिन से मैं उसके बाल खुलाकर देखा करता था। कल तुमने देख लिया और चंपा को धमकी दी कि उसके बाल काट लोगी। मुझे अफसोस हुआ, लिहाजा मैं उसे लेकर जा रहा हूं। सिर्फ उसके बाल देखने को तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, न किसी दूसरी लड़की से शादी करूंगा। ये कागज पढ़कर गुस्से के मारे शहजादी की आंखों में खून उतर आया, मगर खामोश रही ना। उसने नाश्ता किया, न शब्बो खाबी का लिबास उतारा। कागज मुट्ठी में दबाकर वो सीधी अपनी माँ के पास पहुंची। बेटी को बेवक्त आता देखकर बादशाह बेगम परेशान हो गई। उन्होंने घबराकर पूछा, मेरी बच्ची खैरियत तो है? तुम कुछ रंजीदा नजर आ रही हो। शहजादी अपनी माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उसे कलेजी से लगाकर कहा, बेटी कुछ बताओ तो सही। किसी ने आंख दिखाई हो तो उसकी आंख निकलवा दूंगी। किसी ने उंगली उठाई हो तो उसकी उंगली कलम करवा दूंगी। मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? शहजादी ने सिसकियां भरते हुए कहा, अम्मा जान, घोड़ा गायब हो गया। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ फेर कर कहा, हो जाने दो, तुम्हारा सदका गया। मैं तो पहले ही समझती थी कि वो परिस्तान का घोड़ा है। शहजादी ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, अम्मा जान, वो अकेला चला जाता तो कोई बात नहीं थी, मगर वो तो चंपा लड़के को भी अपने साथ ले गया। शहजादी ने एक दिन पहले जो कुछ देखा था वो अपनी माँ से बयान करके पर्चा उनके आगे डाल दिया। बादशाह बेगम ने सैकड़ों गालियां चंपा को दी और कहा, बेटी तुम रंज न करो, तुम्हारे बाबा जान किसी मुहिम पर गए हुए हैं। वो आ जाएंगे तो चंपा मुर्दार को पकड़वा बुलवाएंगे। शहजादी ने कहा, मैंने कसम खा ली है, जब तक चंपा के बाल नहीं काट लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। इस वक्त आपसे इजाजत लेने आई हूं, मुझे कंगन देश जाने दीजिए। बादशाह बेगम ने परेशान होकर कहा, मेरी बच्ची तुम कहाँ जाओगी? मेरी इतनी उम्र आई मगर आज पहली दफा कंगन देश का नाम सुना है। शहजादी ने कहा, अगर आप मुझे इजाजत नहीं देंगी तो मैं जहर खा लूंगी। अपनी तौहीन किसी हाल में गवारा नहीं कर सकती। बादशाह बेगम ने बहुत समझाया, रोई पीटी, लेकिन शहजादी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर उनको खामोश होना पड़ा। किस्सा मुख्तसर, दूसरे दिन शहजादी ने कुछ अशरफियां और जवाहरात लिए, 4 मर्दाने जोड़े सिलवाइए, थोड़ा सा सूखा मेवा लिया और एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर मर्दाने भेष में निकल पड़ी। अपनी माँ से कह गई कि इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर वापस आ जाऊंगी। अपने मुल्क की सरहद पार करके उसने बगैर पता और निशानी के अपना सफर जारी रखा। रोज नया दाना नया पानी एक जंगल छोड़ती थी, दूसरा पकड़ती थी। रात को अपने घोड़े के आराम के ख्याल से किसी पेड़ के नीचे लेट जाती थी। गुस्से में न उसको डर था, न खौफ कोई आबादी नजर आती तो वह कंगन देश का पता पूछती, मगर हर शौक से इनकार करता। किसी ने यह नाम नहीं सुना था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया मगर शहजादी मायूस नहीं हुई। उसको यकीन था कि कभी न कभी अपनी कोशिश में कामयाब जरूर होगी। एक दिन वो सोकर उठी तो सामने उसको ऐसा जंगल नजर आया, इसके आगे जाना नामुमकिन था। गोया दरख्तों की एक दीवार थी जिसने आगे जाने का रास्ता रोक लिया था। वो बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा, क्या मुझे नाकाम वापस जाना पड़ेगा? मगर ऐसा तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। या तो चंपा के बाल काट कर ले जाऊंगी या इसी जंगल में दरिंदों की खुराक बनूंगी। वो अल्लाह का नाम लेकर खड़ी हो गई और खंजर अपने कमर से निकालकर पेड़ों के टहनियां काटनी शुरू कर दी। 1 घंटे की कोशिश के बाद उसको अंदर एक रोशनी नजर आई।
आखिरकार कुछ देर के बाद उसने इतना रास्ता बना लिया कि एक आदमी आसानी से अंदर जा सकता था। वो बहुत थक गई थी। कुछ देर आराम करके उसने अपने घोड़े को प्यार किया और खंजर हाथ में लेकर जंगल में दाखिल हो गई। उसकी हैरत के इंतहा नहीं रही जब उसने देखा कि आगे एक मैदान है और उसमें एक झोपड़ी बनी हुई है। वो दबे पांव झोपड़ी के करीब गई और अंदर झांका। वहां क्या देखती है कि हिरण के खाल पर एक बूढ़े शख्स, जिनकी पलकें नाक पर पड़ी डीडीएच रही हैं और दाढ़ी जमीन तक लटक रही है, आंखें बंद किए तस्बीह हजार दाना लिए बैठे हैं। शहजादी डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसके हाथ से खंजर गिर पड़ा। उसकी आवाज पर उन बूढ़े शख्स ने दोनों हाथों से अपनी पलकें उठाकर शहजादी की तरफ देखा। फिर खंजर को देखकर पूछा, बेटी क्या हमें कत्ल करने आई है? शहजादी डर के मारे उनके कदमों पर गिर पड़ी और कहा, बाबा भला कहीं ऐसी गुस्ताखी हो सकती है? मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, एक जरूरत से अपने घर से निकली हूं। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी तेरे ऊपर क्या मुसीबत पड़ी है? बयान कर। शहजादे ने सारा किस्सा सुनाया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, वो लड़का ऐसा ही मनचला है। मैंने ही उसको वो मंत्र सिखाया था, मगर उसने तुम्हारे साथ दगा किया है। अब वो अमल भूल जाएगा। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप मुझे कंगन देश का पता बता दें, मैं अपनी तौहीन का बदला लूंगी। बाबा ने कहा, मगर बेटी किसी को कत्ल नहीं करना। शहजादी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ अपनी लड़की के बाल काटकर वापस चली जाऊंगी। बाबा ने कहा, इस जंगल के आगे कंगन देश है। अगर तुम अंदर से चली जाओ तो सूरज गुरूब होने से पहले शहर में दाखिल हो जाओगी। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरा घोड़ा अंदर कैसे आएगा? मैं भी मुश्किल से आई हूं। बाबा ने कहा, हम जो खुद का नाम लेकर उसकी रस पकड़ कर ले आओ। शहजादी जिस रास्ते से अंदर आई थी उसी रास्ते वापस घोड़े के पास आई और बाबा के कहने से वो घोड़े को लेकर दाखिल हुई। उसी वक्त उसे वो रास्ता मालूम हुआ। बाबा ने हाथ के इशारे से शहजादी को दूसरी तरफ जाने का कहा। वो अदब से सलाम करके आगे बढ़ी। अब मैदान साफ था। वो घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी दूर गई थी कि शहरे पनाह की हसीन नजर आने लगी। उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। वो खुशी से फूली नहीं समाती थी। उसकी मंजिल सामने नजर आ रही थी। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि वो शहर में दाखिल हो गई। नई जगह, अजनबी लोग, सारे दिन की थकी हारी सोचने लगी, कहाँ ठहरूंगी लोग। उस नौ उम्र लड्ढके का हुस्न जमाल देखकर हैरान रह गए। परदेसी समझकर हर शख्स ने उसको अपने यहाँ ठहरने की दावत दी, मगर उसने सबका शुक्रिया अदा करके किसी सराय का पता पूछा। गर्ज किसी अल्लाह के बंदे ने उसको एक सराय में पहुंचा दिया। बी भटियारी ने हाथों हाथ लिया। उसके ठहरने के लिए एक कोठरी खोल दी। पलंग, बिस्तर, हर चीज वहां मौजूद थी। शहजादी ने खुदा का शुक्र अदा किया। अपने कपड़ों का थैला एक तरफ रख घोड़े को ले जाकर अस्तबल में बांधा और हाथ मुंह धोकर पलंग पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बी भटियारी खाना लेकर आ गई। आलू का सालन शोरबा, पानी की तरह पतला, एक बोटी, एक आलू का कतला, मसूर की दाल, वो भी डाल अलग, पानी अलग, तनूर की दो मोटी मोटी रोटियां। शहजादी ने भला ऐसा खाना कहाँ खाया था, लेकिन इस वक्त में हजार नेमत मालूम हुआ। खूब पेट भर के खाया और टांगे फैलाकर बेखबर सो गई। सुबह को जब सूरज काफी चढ़ गया तो बी भटियारी ने आकर जगाया। ए नया मुसाफिर, तुम तो ऐसे घोड़े बेचकर सोए कि उठने का नाम नहीं लेते। नाश्ता ठंडा हो रहा है। शहजादी घबराकर उठ बैठी। उसने बी भटियारी से कहा, मेरे घोड़े को दान घास दे देना। भटियारी ने हंसकर कहा, मियाँ, मुसाफिर सारी उम्र इन्हीं कामों में गुजारी है। मैं मुसाफिरों की खिदमत करती हूँ। मेरा मियाँ उनके घोड़े और खच्चरों की देखभाल करता है। वो मटकती हुई चली गई। शहजादी ने उठकर मुंह धोया। भटियारी गुद्द का हलवा काला सियाह लेकर आई। एक गिलास में दूध नीला पानी शहजादी को दिया। उसने बहुत तारीफ कर करके खाया और भटियारी से कहा, मैं इस शहर में पहली दफा आया हूं।
यहाँ का बादशाह कौन है, रियाया के साथ कैसा सलूक करता है, यहाँ की कौन कौन सी इमारतें देखने के काबिल हैं। भटियारी ने जवाब दिया, मियाँ मुसाफिर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अब आए हो। 1 महीना पहले हमारा शहर मातम कदा बना हुआ था। हमारे बादशाह का एक ही लड़का है, वो कई महीने तक गायब रहा। बादशाह सलामत ने उसके गम में दरबार में आना छोड़ दिया था। माँ बाप दिन रात रोते थे। रात को सारे शहर में अंधेरा रहता था। खुदा खुदा करके 1 महीना वो आया है, मगर बजाय खुशी के बादशाह सलामत और बादशाह बेगम बहुत रंजीदा हैं। शहजादी ने पूछा, रंजीदा क्यों है? भटियारी ने कहा, मियाँ मुसाफिर, माँ बाप को अरमान होता है कि अपनी औलाद की शादी कहीं अच्छी जगह करें, मगर सुना है शहजादा एक काली कलूटी औरत को लेकर आया है और महल में उसको रखा है। कान गुनहगार हैं। देखने वाले कहते हैं लौंडी मालूम होती है, किसी को वहां जाने का हुक्म नहीं। बादशाह सलामत ने आज तक अपने महल में नहीं आने दिया। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अपनी अपनी पसंद है। गर्ज भटियारी से यह हालत सुनकर उसकी कुछ इत्मीनान हुआ, बल्कि खुशी हुई कि यहां भी उसकी कोई इज्जत के निगाह से नहीं देखा। बी भटियारी ने बर्तन उठाकर जाते हुए कहा, मियाँ मुसाफिर, नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद शहर की सैर को निकलो, जहां का शाही बाग देखना दूर दूर से आते हैं। शहजादी ने कहा, बी भटियारी, मुझे कुएं पर नहाने की आदत नहीं है, कोई पर्दे की जगह बताओ। उसने ठट्ठा लगाकर कहा, वाह मियाँ मुसाफिर, तुम तो औरतों की तरह शर्माते हो, अभी कमसिन भी हो। तो खैर मेरे साथ चलो, जहां मैं नहाती हूं वहां जाकर नहा लो। शहजादी ने गुस्ल किया, कपड़े बदले और तैयार होकर अपने घोड़े के पास आई। भटियारी बोली, शाही बाग में घोड़े के ले जाने की इजाजत नहीं है, यहां से करीब ही है, रास्ते में किसी से पूछ लेना। फिर शहजादी सराय से बाहर निकली और पूछती पूछती शाही बाग पहुंची। वहां क्या देखती है कि एक बुढ़िया मालन फूल चुन रही है। ये भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने हमदर्दी कहा, बड़ी भी तुम्हारी कमर तो झुकी हुई है, तुम फूल चुनते चुनते थक गई हो। बुढ़िया ने निगाह उठाकर देखा तो एक निहायत खूबसूरत लड़का खड़ा उससे पूछ रहा था। बुढ़िया ने पूछा, बेटा तू कहाँ से आया है, किसका लाल है? शहजादी ने जवाब दिया, अम्मा मैं परदेसी हूं, तुम्हारे शहर की बहुत तारीफ सुनी थी, देखने आया हूं। बुढ़िया ने पूछा, अच्छा बेटा तू कहाँ ठहरा है? शहजादी ने उसके हाथ फूल चुनवाते हुए कहा, सराय में ठहरा हूं, इस वक्त जरा बाग की सैर करने चला आया हूं। बुढ़िया बोली, बेटा तुम्हें देखकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मैं अकेली रहती हूं, तू सराय में न ठहर, मेरे घर चल, भटियारियां सीधे साधे मुसाफिरों को लूट लेती हैं। शहजादी ने कहा, अच्छा अम्मा तुम्हारे ही घर आ जाऊंगा, मगर इतनी मेहनत तुम क्यों करती हो? अब तो तुम्हारी टोकरी फूलों से भर गई, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। बढ़िया ने उसे दुआएं देकर कहा, बेटा मेहनत ना करूं तो खाऊं कहां से? अब यहां से जाकर खाना पकाऊंगी, उसके बाद फूलों का गहना बनाऊंगी, रात को शहजादे की महल में लेकर जाऊंगी, उसकी बीवी को अपने हाथ से पहना कर आऊंगी, सिवाय मेरे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। शहजादी समझ गई, जरूर बुढ़िया चंपा के लिए गहना बनाकर ले जाती है। गुस्से से उसके तन बदन में आग लग गई, मगर उसने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है, मैं अपना सामान लेकर बुढ़िया के यहाँ आ जाऊं। फूलों की टोकरी उसने बुढ़िया के घर पहुंचाई और उससे कहा, अम्मा मेरा घोड़ा भी है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा देख मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है, नीम के दरख्त के नीचे तू अपना घोड़ा बांध लेना। शहजादी ने सराय में आकर खाना खाया और अपना थैला उठाकर भटियारी से कहा, बी भटियारी में अपनी खला की तलाश में आया था, इत्तेफाक से रास्ते में वो मिल गई, अब मैं उसके घर जा रहा हूं। उसने 2 अशर्फियां भटियारी को दी और वो खुशी से निहाल हो गई और दुआएं देने लगी। शहजादी घोड़े पर सवार होकर बुढ़िया के घर आ गई। कई दिन वो खामोश देखती रही, मगर रफ्ता रफ्ता उसने फूल परोने शुरू किए। बुढ़िया कहा करती थी, बेटा तू लड़का है,
तेरा ये काम नहीं, मगर वो कहती थी, नहीं अम्मा, तुम्हें तो कम नजर आता है, देखना 2-4 दिन में तुमसे अच्छा कहना बनाने लगूंगा। बुढ़िया भी खामोश हो जाती थी। एक दिन शहजादी ने खुद अपने हाथ से बहुत खूबसूरत जेवर बनाया। बुढ़िया मालन ने कहा, बेटा तूने तो ऐसा कहना बनाया है कि शहजादी की बीवी जरूर पूछेगी कि किसने बनाया है। मैं क्या जवाब दूंगी? शहजादी ने कहा, अम्मा तुम कह देना मेरी भांजी अपनी ससुराल से आई है, उसने बनाया है। बुढ़िया खामोश हो गई। रात को 8 के दस्तूर के मुताबिक वो शहजादे के महल में गई। फूलों की चंगेर खोली, उसमें गहना निकला। शहजादे की बीवी ने खुश होकर कहा, आज तुमने बहुत खूबसूरत गहना बनाया है, तेरे हाथ का नहीं मालूम होता, सच सच बता किसने बनाया है। बुढ़िया ने कहा, हुजूर मेरी भांजी अपनी ससुराल से आई है, उसने बनाया है। शहजादे की बीवी ने कहा, मालन कल तुम अपनी भांजी को लेकर आना, हम उसी के हाथ से गहना पहनेंगे और उसी से अपनी छोटी गुंदवाएंगे और उसको बहुत सारे इनाम देंगे। बुढ़िया तो ये सुनकर सहम गई। उसने दबी जुबान से कहा, हुजूर उसके मियाँ भी साथ आया है, वो बड़ा जालिम है, मैं जाकर कहूंगी, मगर वादा नहीं करती सरकार, खबर नहीं आने देगा या नहीं। शहजादे की बीवी ने कहा, तुम जानती हो यहाँ कोई नहीं आता, शहजादे रात को 11 आते हैं, अगर तुम अपनी भांजे को नहीं लाई तो तुम्हें सजा दूंगी। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं कोशिश करूंगी। शहजादी की बीवी ने कहा, कोशिश नहीं तुम खुद लेकर आना। बुढ़िया अच्छा हुजूर कहती हुई अपनी चंगेर उठाकर गिरती पड़ती घर चली गई और आते ही शहजादी से कहा, बेटा तूने मुझे बेमौत मार दिया, अब बता क्या होगा। शहजादे की बीवी ने तुझे बुलाया है। शहजादी ने हंसकर कहा, अम्मा घबराने की क्या बात है, तुम देखना मैं ऐसी लड़की बनूंगा कि कोई भी नहीं पहचान सकेगा, तुम इत्मीनान से सो जाओ। बुढ़िया खामोश हो गई। उसने भी सोचा, अभी इसकी दाढ़ी मूंछ तो निकली नहीं है, लड़कियों के कपड़े पहनकर रात को लड़की ही लगेगा। दूसरे दिन शहजादी ने बाजार जाकर एक लहंगा सिलवाया और कुर्ती दुपट्टा खूब गोट मसाले का बनवाया और खूब तेज धार के एक कैंची खरीदी। दोपहर तक सब चीज लेकर घर आई। आज उसने बड़े एहतिमाम से फूलों का गहना बनाया। शहजादे की बीवी के लिए रोज फूलों की छोटी बनाई जाती थी। आज उसने सिप्पियों लड्ढियों की छोटी बनाई और लाल सब्ज चंगेर में रखकर सुर्ख कपड़े से ढक दी। इन सब कामों से खाली होकर उसने अपने हाथ पांव में बजाए मेहंदी के सुर्ख रंग लगाया और तेल में थोड़ी सी कालक मिलाकर अपने मुंह और हाथ पैरों पर मल लिया। वो चांदी के जेवर भी खरीद कर लाई थी। 8 बजे तैयार होकर जब वो छम छम करती कोठरी से निकली तो बुढ़िया उसको देखकर दंग रह गई। उसने कहा, बेटी तूने अपना रंग क्यों सांवला कर लिया? शहजादी ने जवाब दिया, अम्मा वो देखकर ये नहीं कहती कि खाला का रंग तो सांवला है, भांजी कैसे गोरी हो गई? भेष बदले तो पूरा बदले। बुढ़िया खुश हो गई और उसको साथ लेकर शहजादे के महल में पहुंची। शहजादी ने देखा कि चंपा बड़ी ठाठ से जर निगार मुसहरी पर तकिया का सहारा लिए पड़ी है। उसकी आंखों में खून उतर आया। अगर उसका बस चलता तो खंजर से वो उसी वक्त उसका काम तमाम कर देती। मालन ने झुककर सलाम किया। शहजादी को भी सलाम करना पड़ा। शहजादे की बीवी ने कहा, मालन तुम्हारी भांजी तो बड़ी ठाठदार है, मगर यहाँ घूंघट क्यों निकाले हैं? मालन ने फूलों के चंगेर खोलते हुए कहा, हुजूर शर्माती है। शहजादी की बीवी फूलों का गहना देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, आज हम तुम्हारे भांजी से अपने बालों में फूल गुदवाएंगे। शहजादी की दिल्ली मुराद भर आई। चंपा अपने बाल खोलकर बैठ गई। शहजादी ने अपना काम शुरू किया। उसने बड़ी सफाई से पूरी छोटी काट कर अपनी चंगेर में रख ली और बड़ी खूबसूरती से फूलों की छोटी लगा दी। अपने काम से फारिग होकर उसने मालन से कहा, खाला जल्दी से चलो। उन्होंने थोड़ी देर की ही इजाजत दी थी। शहजादे की बीवी ने बहुत सारे इनाम देकर रुखसत किया और कहा, तुम जब तक यहाँ हो रोज आ जाया करो।
दोनों सलाम करके घर वापस आई। शहजादी ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और मुंह हाथ धोकर बुढ़िया से कहा, अम्मा घूंघट निकाले निकाले सर में दर्द होने लगा, मैं जरा हवाखोरी को जाता हूँ। उसने अपना थैला उठाया और घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेज रफ्तारी से चल पड़ी। 2 घंटे में वो मिलो दूर निकल गई। घोड़ा भी बहुत दिन से आराम कर रहा था। इस वक्त हवा से बातें करने लगा। शहजादा अपने दस्तूर के मुताबिक रात को 11 अपने कमरे में आया और अपनी मुशहरी पर बैठ गया। चंपा अपने बाल खोल, उसने छोटी खोलनी शुरू की। फूलों की लड्डियां निकालकर जब उसने बाल खोलने चाहे तो गद्दी साफ थी। वो घबरा गई और शहजादे की तरफ देखने लगी। उसने दोबारा कहा, फूलों की चोटियां क्यों लगाती हो? मुझे ये सब बनावटी बातें पसंद नहीं। मैं सिर्फ तेरे बाल देखना चाहता हूं। तुझे खूब मालूम है, जिस दिन शहजादी ने तेरी छोटी काटने को कहा था, उस दिन मैं उसे धोखा देकर तुझे उड़ा लाया था। वो मेरी मोहसिन थी। उसने प्यार और मोहब्बत से रखा था। मैं भी उसे चाहता था, मगर तेरे बालों ने मुझे ऐसा एहसान फरामोश बना दिया। चंपा खामोश गर्दन झुकाए बैठी रही। शहजादे ने जरा ऊंची आवाज में कहा, क्या किस्सा है? आज तू मेरे हुक्म अदुली क्यों कर रही है? चंपा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हुक्म अदुली नहीं कर रही, पूरी बोल रही मेरे बाल पता नहीं कहाँ गए। शहजादा घबराकर खड़ा हो गया। उसने खुद चंपा का सर देखा, बजाय लंबे बालों के सिर्फ छोटे छोटे पट्टे रह गए थे। उसने चिल्लाकर जोर से एक थप्पड़ चंपा के मुंह पर लगाया और कहा, अब तू किस काम की है? मुझे तो सिर्फ तेरे बाल पसंद थे। सच सच बता, यहाँ कौन आया था? चंपा ने डरते डरते कहा, हुजूर, और तो कोई नहीं आया। बुढ़िया मालन की भांजी आई थी। उसने मेरी छोटी गुंदी थी। शहजादे ने गुस्से के लहजे में कहा, वो बगैर हमारे हुक्म के यहाँ क्यों आई थी? हमने तो सिर्फ बुढ़िया को आने की इजाजत दे रखी थी। शहजादा गुस्से की हालत में टहल रहा था और बार बार कह रहा था, कौन आया? कंगन के देश किसने काटे? चंपा के केश उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां से मालन आई थी। वहां मोटे मोटे हरूफ में लिखा था, हम आए कंगन के देश, हमने काटे चंपा के केस। शहजादी माहरुख कुछ देर शहजादा मबूद सा खड़ा रहा। फिर उसने चंपा से कहा, शहजादी तेरे बाल काट कर ले गई और तुझे खबर तक नहीं हुई। बेवकूफ गद्दी चंपा ने कहा, हुजूर, शहजादी तो बहुत खूबसूरत है, वो लड़की तो बहुत काली थी। शहजादे ने गुस्से के लहजे में कहा, हकीकत में जाहिल आदमी का दिमाग बेकार होता है। देख, वो सामने लिख गई है। शहजादा फौरन बाहर चला गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, अभी बुढ़िया मालन को पकड़ लाओ और जो कोई भी उसके घर में हो उसे गिरफ्तार कर लाओ। हुक्म पाते ही सिपाही दौड़ गए। आधी रात गुजर चुकी थी। बुढ़िया लड़के के इंतजार में जाग रही थी। अचानक कहीं सिपाही घर में घुस आए और बुढ़िया की मशके कस ली। वो रोने चिल्लाने लगी, अरे डाकू आ गए, मुझे बचाओ। सिपाहियों ने डांट कर कहा, हम डाकू नहीं हैं, शहजादे के सबके सिपाही हैं। उनके हुक्म से तुझे पकड़ने आए हैं। बता, तेरे यहाँ और कौन कौन है? बुढ़िया डर गई कि ये उस लड़के की वजह से मुसीबत आई है। शहजादे की बीवी ने पहचान लिया होगा कि वो लड़की नहीं है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे यहाँ और कोई नहीं है। एक मेरा भांजा आया हुआ था। 8 रात को वो कहीं घूमने गया था, अभी तक नहीं आया। मैं उसी के इंतजार में जाग रही थी। सिपाहियों ने कहा, अच्छा, तुम हमारे साथ चलो, शहजादे ने बुलाया है। सिपाही बुढ़िया को लेकर शहजादे के पास आए। बाकी उसके भांजे के इंतजार में वहीं ठहर गए। शहजादा बुढ़िया को साथ लेकर अपने कमरे में आया और हंटर उठाकर कहा, सच सच बता, आज तू किसको अपने साथ लेकर आई थी? वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगा। हुजूर, मैं उसको नहीं ला रही थी, मगर बेगम साहिबा ने हुक्म दिया था कि कल उसे जरूर लेकर आना। वो बिल्कुल कम उम्र लड़का था। जनाने कपड़े पहनकर मेरे साथ आ गया। मैं बराबर यहां बैठी रही। शहजादे ने डांट कर कहा, झूठ क्यों बोलती है? वो लड़का नहीं था, लड़की थी। मालन ने हाथ जोड़कर सारा किस्सा सुनाया
और कहाँ हुजूर में तन्हा रहती हूँ, परदेसी समझ कर रख लिया था। शहजादे ने कहा, अच्छा, सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। सिपाहियों ने बुढ़िया को हवालात में बंद कर दिया। तमाम रात शहजादा जागता रहा। उसको चंपा के बाल कट जाने का अफसोस था और शहजादी की बहादुरी पर हैरत थी। उसने ऐसा खतरनाक जंगल कैसे पार किया? वो अपने ऊपर लानत मलामत कर रहा था। इस कदर खूबसूरत शहजादी को छोड़कर इस काली कलूटी लड़की को क्यों मुखातिब किया? हकीकत में ये उसकी बहुत बड़ी तौहीन थी। उसके बाप ने मेरे ऊपर लाखों रुपया खर्च किया। शहजादी मुझे अपने हाथ से खिलाती थी, घंटे मेरे पास अस्तबल में बैठे रहती थी। कई बड़े बड़े शहजादों के पैगाम आए, मगर उसने शादी से इनकार कर दिया। मैंने उसको अपनी सहेलियों से ये भी कहते सुना था कि मेरी शादी तो घोड़े से हो गई है। मैंने एक आर्जी चीज को पसंद किया। बाल कटने के बाद चंपा में कोई खूबी नहीं रही। मुझे उसकी सूरत से नफरत हो गई। सिपाहियों ने रात ही को सारी हकीकत कोतवाली शहर को बता दी थी और ये भी कह दिया था कि शहजादा साहब ने हुक्म दिया था कल बुढ़िया को फांसी दी जाए। सुबह सवेरे कोतवाल वजीर के पास गया और ये कहानी बताएं। वजीर ने कहा, बगैर बादशाह सलामत के हुक्म के किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा तुम बता रहे हो कि बुढ़िया ने शहजादी की बीवी के बुलाने पर उस लड़के को ले गई थी। इसका भी कसूर है। मैं बादशाह सलामत से जाकर कहता हूं, जो उनका हुक्म होगा वो किया जाएगा। गर्ज वजीर ने खास आदमी को बादशाह के पास भेजा और तखलिये में बात करने को कहा। इस वक्त वजीर की तलवी हुई। उसने जो कुछ कोतवाल से सुना था बयान किया। बादशाह ने जवाब दिया, तुम जाओ, हम शहजादे से दरियाफ्त करेंगे। वजीर आदाब बजा लाकर उल्टे कदमों वापस गया। बादशाह ने अपने ख्वाजा सरा को हुक्म दिया, शहजादे को बुला लाओ। थोड़ी देर में शहजादा तैयार होकर आया, किंतु तमाम रात जागने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरा उदास था। बादशाह ने बेटे की तरफ गौर से देखा और कहा, हमने सुना है तुमने बूढ़ी मालन को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया है। बेटा, ये सजा बड़े जुर्म में दी जाती है, यानी अगर मालन ने किसी को जान से मार डाला है तो वो फांसी की मुस्तहक है। तुम बताओ उसका क्या कसूर है? शहजादे ने कहा, अब्बा जान, वो मेरे महल में एक लड़के को लड़की बनाकर ले गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सिपाहियों से कहा कोतवाली शहर से कहकर उसको फांसी पर लटकवाया जाए। बादशाह ने कहा, बेटा, अगर इन मामूली कसूरों पर बादशाह अपने रियाया को फांसी दिलवा दिया करें तो रियाया उसकी नाफरमान हो जाए और मुल्क को छोड़कर चली जाए। शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। बादशाह ने ख्वाजा सरा को बुलाकर हुक्म दिया, बूढ़ी मालन को हाजिर करो। हुक्म की देर थी। फौरन मालन रस्सियों में बंधी हुई हाजिर हुई। बादशाह ने सबको हटा दिया। सिर्फ शहजादा बैठा रहा। बादशाह ने खुद उससे सवाल किया, बता, वो लड़का कौन था जिसको तू लड़की बनाकर शहजादे के महल में लेकर गई थी? मालन ने जवाब दिया, गरीब परवर एक दिन बाग में फूल चुन रही थी। वो लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। 12-13 साल का होगा। खूबसूरत इस कदर था कि मैंने अपनी उम्र में ऐसा हुसैन नहीं देखा। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो परदेसी है और सराय में ठहरा है। हुजूर मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने उससे कहा मेरे यहाँ आ जाए और वो राजी हो गया और अपना घोड़ा और कपड़े लेकर आ गया। मैं शहजादा साहब की दुल्हन के लिए फूलों का गहना बनाकर लाती थी। 2-4 दिन में वो भी सीख गया और मुझसे अच्छा बनाने लगा। परसों उसके हाथ का गहना लेकर महल में आई तो दुल्हन साहिबा ने बहुत पसंद किया। उस लड़के ने मुझे सिखा दिया था कि कभी वो पूछे तो कह देना कि मेरी भांजी ससुराल से आई है, उसने बनाया है। मैंने यही कह दिया। दुल्हन साहिबा ने हुक्म दिया कि कल उसको लेकर आना। मैं डर गई बहुत बहाने के लिए, मगर उन्होंने कहा अगर नहीं लाती तो हम तुझे सजा देंगे। मैंने जाकर घर में कहा। उसे लड़के ने मुझे समझाया, अम्मा डरो नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, मैं ऐसी लड़की बनूंगी
कि कोई भी पहचान नहीं सकेगा। हुजूर मेरी शामत ने घेरा था। मैं उसकी बातों में आ गई और अपने साथ उसे ले आई, मगर गरीब परवर में सामने बैठी रही। उसने तो दुल्हन साहिबा से बात तक नहीं की। घूंघट निकाले उनके बाल संवारती रही। शहजादे ने गुस्से के लहजे में कहा, संवारती रही। बुढ़िया बोली, जी सरकार। उसके बाद मैं उसको लेकर चली गई। वो कपड़े बदलकर हवाखोरी को चला गया। 12 बजे रात तक वापस नहीं आया था। मैं उसी के इंतजार में जाग रही थी कि सिपाही मुझे पकड़ लाए। अब हुजूर जो चाहे सजा दे। शहजादे ने पूछा, क्या वो घोड़े पर गया था? मालन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी कोठरी में पड़ी थी। मुझे खबर नहीं किस पर गया था, मगर जब सिपाही मुझे पकड़ कर लाए तो उसका घोड़ा नहीं था। शहजादे ने उठकर बुढ़िया के रस्सियां खोलकर कहा, जा, तेरा कसूर माफ किया। अभी मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। बुढ़िया गिरती पड़ती हजारों दुआएं देती हुई चली गई। बादशाह ने बेटे से कहा, या तो तुमने फांसी की सजा तजवीज की थी या बिल्कुल माफ कर दिया। हालांकि वो जमाने महल में लड़के को लेकर गई थी, ये उसका जुर्म का काम था। शहजादे ने गर्दन झुकाकर कहा, अब्बा जान, वो लड़का नहीं था, लड़की थी। बादशाह ने ताज्जुब से कहा, तुझे कैसे खबर हुई? शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा जान, वो शहजादी माहरुख थी, मुझसे इंतकाम लेने आई थी। मैं उसकी लौंडी चंपा को लेकर आ गया था। मुझे उसके बाल बहुत पसंद थे। शहजादी चंपा की छोटी काट कर ले गई। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बद्धी बहादुर लड़की है। मैं उसकी हिम्मत और जुर्रत से बहुत खुश हुआ, मगर आज तक तुमने ये तफसील से मुझे ये हालत नहीं बताई। कहानी बताई, जंगल में एक बुजुर्ग का मिलना और उनसे मंत्र का सीखना, फिर घोड़ा बनकर जाना, वगैरह वगैरह। कुछ देर खामोश होने के बाद बादशाह ने कहा, हमारा तो मुंह नहीं कि शहज़दी माहरुख के लिए तुम्हारा पैगाम भेजें। तुम खुद घोड़ा बनकर वहां फिर जाओ और शहजादी से और उसके बाप से माफी मांगो। उसके बाद हमको तुम्हारी बारात लेकर जाएंगे। हम बड़े अफसोस की बात है कि तुमने एक लौंडी को शहजादी पर तरजीह दी। शहजादे ने कहा, अब्बा जान, अब मैं खुद शर्मिंदा हूं और वह मंत्र बहुत याद करता हूं, मगर बिल्कुल भूल गया। बादशाह ने कहा, अगर तुम शहजादी को पसंद करते हो तो उसके बाप को खत लिखो, वरना कहीं और तुम्हारी शादी कर देंगे। मगर चंपा को निकाल बाहर करो, उसकी वजह से हम अपने बराबर वालों से बहुत शर्मिंदा हैं। तुम्हारी माँ इस गम में घुली जा रही है। शहजादे ने जवाब दिया, चंपा को मैंने रात ही को निकाल दिया था। मुझे तो सिर्फ उसके बाल पसंद थे। अब शहजादी का हाल सुनो। उसने रातों रात वो जंगल पार किया जहां बाबा मिले थे। उनकी झोपड़ी बंद थी, अंदर चिराग टिमटिमा रहा था। शहजादी ने सोचा, अगर यहां ठहरती हूं तो पीछे से शहजादे के आदमी करना पकड़ ले। वो अपने घोड़े की राह से पकड़े खामोशी से बाहर निकल आई। अब सुबह हो गई थी। थोड़ी देर उसने आराम किया। घोड़ा अभी तक गया था। वो जंगल में चरता चुगता रहा। दोपहर से पहले वो फिर रवाना हो गई। इस तरह 2 दिन की मंजिल 1 दिन में तय करती हुई 15 दिन में वो अपने वतन वापस पहुंच गई। बादशाह बेगम और बादशाह लड़की की तरफ से मायूस हो चुके थे। महल में उदासी छाई हुई थी। अचानक शहजादी महल में दाखिल हुई। लड़कियां बांदियां खुशी खुशी बादशाह बेगम के पास इत्तला करने दौड़ी। शहजादी सीधी अपनी मां के पास गई और चंपा की चोटी उनके कदमों में डालकर कहा, अम्मा जान, मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। उन्होंने बेटी को कलेजे से लगा लिया। बादशाह को खबर पहुंची। वो फौरन आए, बेटी की पीठ थपथपाकर कहा, तुमने हमारे आने का इंतजार किया होता, हम फौज लेकर चढ़ाई करते। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, वहां कोई नहीं जा सकता। उसने मुफस्सिल हाल सुनाया। खैर, उस रात शहर में चिराग हुआ। गरीबों और मोहताजों को खैरात तकसीम की गई। 1 हफ्ते तक शहजादी ने आराम किया, मगर वो खामोश और उदास रहती थी। न सैरो तफरी से मतलब था, न शाह सवारी से, और शिकार का शौक रहा। अपने कमरे में मुंह सर लपेट पड़ी रहती थी। उसकी सहेलियों और कनीजों ने बादशाह बेगम से कहा,
एक दिन उन्होंने शहजादी को बुलाकर कहा, बेटी, मेरी और बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शहजादी ने जवाब दिया, अम्मा जान, जिस दिन अब्बा हुजूर ने मुझे घोड़ा इनायत किया था, मैंने अपने दिल में अहद कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी जब तक वो जानवर के रूप में रहा। मुझे उससे बेहद मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इंसान के रूप में आकर उसने मुझे दगा दिया। शायद इंसान की यही फितरत है। अब मैं शादी नहीं करूंगी। मर्दों की जहनियत बड़ी खराब होती है। अगर आप किसी दूसरे शहजादे से मेरी शादी कर देगी तो वो किसी और लड़की को पसंद करेगा। मेरी कनीजों में कई बहुत खूबसूरत भी है। चंपा जैसी बदसूरत को उस शख्स ने पसंद कर लिया, तो अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। मेरी जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही है। अब ज्यादा वक्त इबादत इलाही में सर्फ करूंगी। मैं एक मुसाफिर खाना बनवा रही हूं। जो कोई गरीब मोहताज हमारे शहर में आया करेगा, 3 दिन मैं उसको अपने मुसाफिर खाने में ठहराया करूंगी। बादशाह बेगम खामोश हो गई। उन्होंने सोचा, अभी इसको गुस्सा है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर, शहजादी का लंगर खाना बनकर तैयार हो गया। मुसाफिरों को वो अपने सामने खाना तकसीम करवाती थी। एक दिन लंगर खाने की दारोगन ने आकर कहा, हुजूर, एक फकीरनी ऐसी आई है कि कोई मुसाफिर उसके साथ खाना नहीं खा रहा। फटे चिरे कपड़े पहने हैं, पांव में छाले पड़े हैं, सर पर एक बाल नहीं, कुछ बोलती चालती नहीं, बस रोए जा रही है। शहजादी ने कहा, हमारे पास लेकर आओ। इस वक्त लड़की ने उसको हाजिर किया। शहजादी को देखते ही वो कदमों में गिर पड़ी और कहा, हुजूर, मैं आपकी लड़की चंपा हूं। शहजादी 10 कदम पीछे हट गई। उसने नफरत से मुंह फेर लिया, मगर उसकी हालत एजार देखकर रहम आ गया और कहा, तू अपनी जरम निगार मुसहरी और जरदोजी कपड़े छोड़कर यहां क्यों आ गई है? उसने रोते हुए कहा, हुजूर, शहजादे को मेरे बाल पसंद थे। जब बाल नहीं रहे तो उन्होंने ठोकरे मार मार कर निकाल दिया। मैं जंगलों में मारी मारी फिरती रही। एक दिन जंगल में एक ज़ईफ आदमी मिले। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर रास्ता बताया। वहां से चली जो थोड़े से बाल सिर पर रह गए थे, वो हबशियों के से हो गए थे। सब लड़कियों कनीजों ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, अपने मालिक के साथ दगा करने का यही अंजाम होता है। शहजादी ने उसको बादशाह बेगम के पास भेज दिया और कहलवा दिया, हमने इसका कसूर माफ कर दिया। ये अपनी सजा को पहुंच चुकी, वो भी माफ कर दें। खैर, वो फिर शहजादे की खिदमत गुजारी में लग गई। शहजादी को अभी सुकून नहीं हुआ था। वो घोड़े शहजादे से बदला लेना चाहती थी। वो दिन रात इसी फिक्र में रहती थी। एक दिन बादशाह सलामत के पास कंगन देश का इल्ची बहुत से तोहफे लेकर आई और शहजादे का खत लाकर उसने माफी मांगी और शहजादे महरुख से शादी की खास दरियाफ्त की थी। बादशाह ने इल्ची को तो मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म दिया और वजीर को बुलाकर मशवरा किया। उसने जवाब दिया, हुजूर, बगैर शहजादी के मशवरे के कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि घोड़ा आपने उन्हीं को मरहमत फरमाया था। उसने उन्हीं के साथ धोखा किया। वो जो कुछ फरमाए उसके ऊपर अमल किया जाए। बादशाह महल में आए और अपनी बेगम को शहजादे का खत देकर कहा, तुम महरुख को खत दिखा दो, जो कुछ वो जवाब दे हमें बता देना। बादशाह बेगम ने शहजादी को बुलाकर कहा, बादशाह सलामत तुम्हारी राय मालूम करना चाहते हैं। उसने कुछ वक्त के बाद कहा, अम्मा जान, मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, सोचकर बताऊंगी। रात को वो बड़ी देर तक इस मसले पर गौर करती रही। उसको घोड़े से दिली लगाव हो गया था। उसके जाने के बाद जो कुछ मुश्किल शहजादी ने झेली थी वो खुद ही समझती थी। जंगलों में मारी मारी फिरी, शादी करने से इनकार कर दिया। अब खुद शहजादा खास्तगार है और माफी मांग रहा है। इनकार नहीं करना चाहिए, मगर जिस तरह उसने मेरा जी जलाया है, मैं भी उसको जलाऊंगी। उसने अपने दिल में एक मंसूबा बनाया और मुतमिन होकर सो गई। दूसरे दिन उसने अपनी एक सहेली की मार्फत बादशाह बेगम से कहलवा दिया कि वो बादशाह सलामत से कह दे
कि अगर हकीकत में वो शादी करना चाहता है तो खुद कर माहरुख से बात करे। शादी के मामले में वो अपनी आप मुख्तार है। किस्सा कौताहा यहाँ से भी बादशाह ने अपने मुल्क की बेहतरीन तहाइफ देकर इल्ची को रुखसत किया। शहजादा फौरन राजी हो गया और अपने खास खास मुशीरों को साथ लेकर रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। इत्तला मिलते ही बादशाह ने वजीर को उसके इस्तकबाल के लिए भेजा और एक खास महल में उसके ठहरने का इंतजाम करवा दिया। दूसरे दिन सुबह शहजादी ने अपने खास बाग में, जहां शाह सवारी की मशक करती थी, शहजादे से मिलने का वक्त मुकर्रर किया और शाही लिबास पहनकर अपनी सहेलियों और कनीजों को साथ लेकर भाग में गई। इसके अलावा चंपा को शहजादों का सा लिबास पहनाकर उसके सर पर ताज रखा और एक निहायत कीमती घोड़े पर सवार कराकर अपने साथ लिया। मुकर्रर वक्त पर ख्वाजा शराव ने शहजादी को बाग में पहुंचा दिया। यहाँ क्या देखता है कि शहजादी एक हबशी गुलाम के साथ शाह सवारी की मशक कर रही है। वो गुस्से से कांपने लगा और अपनी कमर से खंजर निकाल लिया। शहजादी उसके इस्तकबाल को आगे बढ़ी। चंपा और सब कनीजों को वहीं ठहरने का हुक्म दिया। उसमें शहजादे के करीब जाकर कहा, आपकी तशरीफ व बेआबरी से बड़ी खुशी हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और खंजर मियान से निकाल लिया, मगर शहजादी के हुस्न जमाल को देखकर उसका हाथ नहीं उठ सका। उसने गुस्से के लहजे में पूछा, तुम किसके साथ गुद्दा दुद्दा कर रही थी? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, आपके गुलाम के साथ। शहजादे ने इंतहाई गुस्से की हालत में कहा, मेरा गुलाम यहाँ कैसे आया? शहजादे ने हंसकर कहा, जैसे मेरी लड़की कंगन देश गई थी। शहजादे ने अपने खंजर को उठाते हुए पूछा, क्या तुम अपने साथ लाई हो? शहजादी ने जवाब दिया, आपको मेरी लौंडी पसंद आ गई थी, मुझे आपका गुलाम पसंद आ गया। शहजादी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुमने मुझे यहां जलील करने को बुलाया है? पहले मैं इस गुलाम का सर तन से जुदा करूंगा, फिर तुम्हें मारूंगा। मुझे नहीं मालूम तुम इस कदर जलील हो। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, शहजादे साहब गुस्से में आपे से बाहर क्यों होते हैं? औरतें ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो एक दफा किसी से मोहब्बत करती हैं। मुझे घोड़े से मोहब्बत हो गई थी। उसने मेरे साथ दगा किया और मेरी अदना लड़की को लेकर चला गया। और मुझे इश्तियाल दिलाकर गया कौन आएगा कंगन के देश? कौन काटेगा चंपा के केश? मैं खुददार थी, अपनी तौहीन किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर आप मुझे ताना देकर नहीं जाते तो मैं कभी कंगन देश नहीं आती, अपना तमाम वक्त इबादत इलाही में गुजार देती। आपको मालूम है, मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी परवरिश बड़े नाजो नाम के साथ हुई थी, मगर मैंने कई महीनों जंगलों की खाक छानी है। आप चंपा के साथ ऐश आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे और मैं शेरों और भेड़ियों के मुंह में थी। आपने मुझे पहले भी एक कमजोर लड़की समझकर धोखा दिया, लेकिन चंपा के बाल कट जाने के बाद आपके मुंह की खानी पड़ी। और इस वक्त भी आप अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेहरबानी करके अपना खंजर मियान में कीजिए और इस गुलाम को पहचानने की कोशिश कीजिए। उसने चंपा को करीब बुलाया और ताज जमीन पर फेंकते हुए कहा, ये आपकी नूरे नजर चंपा है। अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो शौक से ले जाएं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। शहजादे ने गर्दन झुकाकर कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, बल्कि तुम्हारा गुनहगार हूं। तुमने मुझसे पूरा पूरा इंतकाम ले लिया। तुम्हें इस गुलाम के साथ देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया था। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, और जब मुझे ये मालूम हुआ कि घोड़ा जिसको मैं अपने हाथ से खिलाता पिलाती थी और ज्यादा वक्त उसके साथ अस्तबल में गुजारती थी, वो चंपा को लेकर फरार हो गया, तो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। शहजादे नदामत से कहा, बार बार इस जिक्र को ना दोहराओ, मैं अपने कसूर की माफी मांगता हूं। शहजादी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी कनीजों से कहा, शहजादे साहब के लिए कुर्सी लाओ, बड़ी देर से खड़े हैं। शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा,
मैं अपना अस्तबल देखना चाहता हूँ। शहजादी ने जवाब दिया, जब घोड़ा नहीं रहा तो अस्तबल बेकार था, उसका मैंने मुसाफिर खाना बनवा दिया है। एक दिन वहां चंपा भूखी प्यासी भटकती फटे कपड़े पहने आई थी। उसने बताया कि उसके बाल काटने के बाद अपने ठोकरे मारकर उसको निकाल दिया है। बड़े अफसोस की बात है, जब औरत दिल से उतर जाती है तो मर्द के साथ ये सलूक करते हैं। शहजादा बोला, इस जिक्र को छोड़ दो, ये बताओ जिस मकसद के लिए मैं आया हूं उसके मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? शहजादी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, आप अब्बा जान के पास जाकर अपना मकसद बयान कीजिए। मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकती। थोड़ी देर शहजादा यहाँ बैठकर बादशाह सलामत के पास गया और उनसे शादी की दरख्वास्त की। उन्होंने जवाब दिया, बेटा मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर तुम्हारे वालिद साहब की तरफ से पैगाम आना चाहिए। अगर हमने तुम्हारे कहने से यह रिश्ता मंजूर कर लिया तो उन्हें रंग होगा। शहजादे में गर्दन झुकाकर कहा, अब्बा जान की मर्जी से मैं आया हूं, वो आपसे बहुत शर्मिंदा है। मैंने आपको और शहजादी को दुख पहुंचाया था, उन्होंने मुझे भेजा है कि अपना कसूर माफ करवा कर आओ। बादशाह सलामत ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा हमने तुम्हें माफ किया। अपने वालिद को हमारा सलाम कहना और कहना कि हमारे यही एक लड़की है। अगर आप बजाते खुद बारात लेकर आए तो हम ये रिश्ता करने को तैयार हैं। गर्ज शहजादा उसी दिन रवाना हो गया। दोनों बादशाहों के दरमियान